चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। उम्मीद है कि आपको शादी एक इश्क शुरत की कहानी पसंद आ रही होगी। अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी। और दोस्तों, बाकी कहानियों को भी अपना प्यार दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। CH 266, जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है। मानता हूँ हमारे बीच कोई खास रिश्ता नहीं है, लेकिन ना जाने कोई जब उस रात तुम्हारे मुंह किसी अनजान लड़के का नाम सुन के मुझे बहुत गुस्सा आया, और रही बची कसर पूरी तुम्हारी उस वॉच ने कर मुझे गुस्सा आया और मैं वो सब बोल गया, सॉरी। अंश बोला। अंश अपनी बात कहने के बाद ज्योति के जवाब का इंतजार करने लगा काफी देर तक। जब अंश को ज्योति की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, वो अपना सर उठा के ज्योति के चेहरे की तरफ देखने लगा, जो उसके नीचे दबी होने के बावजूद मजे से सो रही थी। 11 ज्योति को अपने नीचे दबा होने बाद भी सोते देख अंश के होठों पर एकदम से स्माइल आ गई। वो उसके ऊपर से हटके दूसरी तरफ लेट गया, अपनी एल्बो पर अपना सर रख के ज्योति के सोते हुए मासूम छेड़े को देखकर मन में बोला, स्टूपिड लड़की। इतना सोच के अंश वापस मुस्कुरा दिया, और ना जाने रात के किस पहर ज्योति को देखते देखते अंश की भी आंख लग गई। आगे दूसरी तरफ कपूर हाउस में श्रेया इस वक्त अधीर के साथ बैठी वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और चिक्कू को दिखा रही थी। चिक्कू को देख अधीर के होठों की स्माइल बड़ी हो जाती। देखा आपने, जिस दिन आप गए हो ना, ये भी बहुत जल्दी सो जाता है, वरना पहले जब तक आप नहीं सो जाते उसे पहले इसे नींद नहीं आती थी। श्रेया अधीर से बोली। अब तो जल्दी सोएगा ही, क्योंकि मैं जो नहीं हूँ वहाँ। अगर मैं होता और तुम्हें चुने की कोशिश करता तो मुझे ऐसे घूरता है जैसे तुम इसकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, जिससे मुझे बिल्कुल हाथ नहीं लगाने देगा। अधीर मुंह बना के बोला। अधीर के ऐसे बोलने पर श्रेया हंस दी। फिर वो दोनों ऐसे ही आपस में बातें करने लगे। वह आहूजा हाउस में इस वक्त राज के कमरे में नेहा की शिस्की और अहे भरने का शोर कमरे में गूंज रहा था। वही राज की भारी सांसों का शोर नेहा के शोर के बीच में सुनाई दे रहा था। आह राज, स्लो यू हर्टिंग मी राज, जिसपे आज नेहा को जी भर के प्यार करने की खुमारी चाई हुई थी। आज उसने उस खुमारी में ना जाने नेहा को कितनी बार हर्ट किया, लेकिन नेहा के बार बार टोकने से भी वो उसकी मान नहीं रहा था। फिल इट बेबी। राज नेहा के ऊपर झुक के उसके मुंह को अपने हाथ की मदद से बंद करते हुए अपने प्यारा करने की रफ्तार बढ़ा देता है। वही राज के ऐसे करने पर नेहा झपटाने लगी, लेकिन राज आज एक अलग ही खुमारी में खोया हुआ था। वो अपने चेहरे अजीब से भाव लिए उसे प्यार किए जा रहा था। वही नेहा की हालत राज के ऐसे करने खराब हो रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आज अचानक राज को हुआ क्या। नॉक 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 नॉक। नेहा और राज जो अभी एक दूसरे में खोए हुए थे, तभी कोई उनके कमरे के डोर पर नॉक करता है। डोर नॉक होने पर नेहा राज को उसकी कमर पकड़ के उसे दे दूर करने कोशिश करते हुए अपने मुंह से उसका हाथ हटा के बोली, राज कोई डोर पर है, देखो कहीं मॉम तो नहीं। कोई नहीं है, तुम अपना फॉक्स यहाँ वहाँ की बजाय मुझ पे रखो। इतना बोलते हुए राज झुक के उसके होठों को चूमने लगा। राज के इस बिहेव से पहले ही गुस्से में भरी नेहा राज के ऐसे करने और बोलने पर छिड़ गई, और वो गुस्से में राज को खुद से दूर करके बिना सोचे समझे एक झापड़ राज के गाल पर दे मारती है। नेहा का झापड़ पड़ते ही राज, जिसपे आज नेहा को प्यार करने की खुमारी छड़ी हुई थी, वो एक झटके में उतर गई। वो अपने होश में आते हुए जल्दी से नेहा से दूर हट के अपने गाल पर हाथ रख लेता है और नेहा को देखने लगा, जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। एक बार में सुनाई नहीं देता मैंने क्या कहा? पिछले 1 घंटे से देख रही हूँ, मेरी एक भी नहीं सुन रहे। क्या हुआ है तुम्हें? नेहा खुद के ऊपर बेलेंकेट खींचे हुए गुस्से में बोली। मुझे क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं फिलहाल। तुम खुद को क्यों छुपा रही हो? मेरा होने वाला है, प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। राज नेहा के पर अपना हाथ रखते हुए रिक्वेस्ट करते हुए बोला। राज की बात सुन नेहा उसके हाथ झटकते हुए बोली, मुझे नहीं मालूम, पहले ही तुमने मुझे इतना हट कर दिया, मुझमें वापस हिम्मत नहीं है। और जाके डोर पर देखो कौन है। नेहा के ऐसे बोलने पर राज बेचारी शकल बना के उसे देखने लगा।
वही राज को अपनी तरफ देखता पाकर नेहा उसे डांट के बोली, एक बार में सुनाई देना बंद हो गया ही क्या? जाओ जाकर देखो कौन है इस वक्त डोर पर। नेहा की डांट खाने के बाद राज अपना चेहरा उतार के बेड से उठा और एक टोबल अपनी कमर पर लपेट के बुरा सा मुंह बना के वो डोर ओपन करने चला गया। वहीं नेहा बेड पर बैठी खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लेती ही वही राज डोर के पास जाकर डोर ओपन करता है और डोर ओपन होते ही रानिया भागते हुए रूम में अंदर घुस आई और जल्दी से बेड पर छड़ के नेहा से लिपट गई। रानिया के ऐसे भाग के आने पर राज को उसे रोकने का मौका ही नहीं मिला जब तक वो अपनी मम्मा के पास भी पहुंच गई। रानिया आज मम्मा डैडी के पास सोएगी, रानिया नेहा से लिपट के बोली। रानिया के ऐसे बोलने पर नेहा उसका चेहरा अपने हाथों में भरते हुए बोली, बेटा लेकिन आप दादी को बता के आई हो ना कि आप हमारे पास जा रही हो। नेहा के ऐसे पूछने पर रानिया अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे देख नेहा मुस्कुरा के बोली, ठीक आज आप हमारे पास सोगी, तुम ये लेट जाओ, मम्मा अभी थोड़ी देर में आती है। इतना बोल के नेहा रानिया को बेड पर लेटा देती है और उसका फेस कवर करके खुद जल्दी से उठी और पास में डली राज की टी-शर्ट उठा के पहन के वो बाथरूम में भाग गई। वहीं राज बेड पर लेटी रानिया को देखता है, फिर वो भी जल्दी से नेहा के पीछे बाथरूम में घुस जाता है। बीबी, अगर रानिया हमारे पास सोएगी तो हम वो सब कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, प्लीज ना तुम उसे कोई बहाना बना के मोम के पास छोड़ आओ। राज बाथरूम में अंदर आते हुए नेहा से बोला। राज की बात सुन नेहा एक नजर उसे देखती है, फिर बाथटब के पास जाकर उसमें लगे कर्टेंस के पीछे जाकर अपनी टी-शर्ट निकालते हुए बोली, तुम पागल बागल हो, मैं रानिया को मॉम के पास छोड़ने जाऊंगी तो वो क्या सोचेंगी मेरे बारे में? वो कुछ सोचे ना सोचे, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम कर्टेंस के पीछे क्यों चुप रही हो, जैसे मैंने तुम्हें बिना कपड़ों के देखा ही ना हो। नेहा को खुद से छुपाते देख राज अपनी आंखों छोटी करके बोला, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा नहीं, इसलिए अब थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, रानिया अकेली है, मैं अभी थोड़ी देर में बाहर आ रही हूँ। नेहा उसे बाहर जाने को बोलती, लेकिन राज अपनी जगह से नहीं हिलता। नेहा जैसे तैसे राज को डांट धमका के बाथरूम से बाहर निकालती है और बेचारे राज, जिसकी आज तक नेहा के सामने एक नहीं चली, आज क्या घंटा चलती। दूसरी तरफ बालिया हाउस में ध्रुव और जानवी के कमरे में उनके कपड़े यहाँ वहाँ बिखरे पड़े थे। उन दोनों ने इस वक्त कपड़ों नाम पर खुद को सिर्फ एक पतली से चद्दर से कवर कर रखा था। जानवी इस वक्त ध्रुव के सीने पर अपना सर टिकाए उसके हाथों को उंगलियों में अपने हाथों की उंगलियां उलझा रही थी। वही ध्रुव अपने होठों पर एक प्यारी सी स्माइल लेकर उसे ही देख रहा था। तुम्हें देखकर मेरा एक बार और करने का मन हो रहा है, ध्रुव जानवी के चेहरे की तरफ देखकर बोला। वही जानवी जो तब से बढ़िया ध्रुव के सीने से चिपक के लेटी थी, उसकी बात सुन अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखने लगी, जो उसे ही बड़ी शिद्दत से देख रहा था। अन्न, आपने पहले ही मेरी सारी एनर्जी खत्म कर दी, अब मेरे में हिलने की भी ताकत नहीं है, जानवी बोली। हाँ तो मैं कब बोल रहा हूँ, तुम कुछ करना, जो करना है वो तो मैं करता रहूंगा, तुम बस चुपचाप लेट जाओ। जानवी की बात सुन ध्रुव शरारत से मुस्कुराते हुए उसकी तरफ आंख बिंग करके बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी उसके सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत बेशर्म होते जा रहे हो, शर्म नहीं आती अपनी बीबी से ऐसे बोलते हुए? शर्म? इसमें शर्म वाली कौन सी बात है, हमने जो थोड़ी देर पहले किया उस वक्त तो तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं आई, तो अब वापस क्यों आ रही है? ध्रुव अपना एक हाथ जानवी के टमी पर धीरे धीरे घुमाते हुए बोला। ध्रुव का हाथ अपने पेट पर चलते महसूस करके जानवी अपनी आंखें मींचे लेती है। जानवी के आंखें मींचने पर ध्रुव के होठों पर स्माइल आ गई। अब उसके हाथ जानवी के टमी से घूमते हुए उसकी बॉडी पर नीचे की तरफ बढ़ने लगे। ध्रुव अपना हाथ नीचे बढ़ाते हुए एक टक जानवी के चेहरे पर बनते बिगड़ते भावों को देख मुस्कुरा रहा था। वही जानवी ध्रुव के हाथों को अपनी बॉडी पर चलते महसूस करके उसकी तो सांसें तेज हो गई, साथ ही उसके दिल की धड़कनें भी। ध्रुव जी प्लीज नो, जानवी ध्रुव का हाथ पकड़ के मना करते हुए बोली। बेबी यू जस्ट फील इट एंड डोंट डू दिस। ध्रुव जानवी के हाथ को पकड़ की उसे रोकने से मना करते हुए बोला।
ध्रुव के मना करने पर जानवी अपने हाथ पीछे खींचते हुए पिलों पर अपनी पकड़ कस देती है और ध्रुव को उसके मन की करने देती है। करीब 15 मिनट बाद जानवी एक गहरी सांस लेते हुए अपना शरीर ढीला छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद को शांत करने लगी। उसका पूरा चेहरा लाल पड़ चुका था, साथ ही उसके चेहरे पर पसीने की हल्की हल्की बूंदें भी चमक रही थी। जानवी के ऐसे निढाल होते देख ध्रुव के होठों पर स्माइल आ गई। वो अपना हाथ पीछे खींचते हुए जानवी के चेहरे के करीब अपना चेहरा ले जाते हुए सिडेक्टिव वे में बोला, हाउ आर यू फीलिंग बेबी? ओ। ध्रुव के ऐसे पूछने पर जानवी अपने चेहरे पर गहरी मुस्कान लाते हुए बोली, इट वॉज अमेजिंग बेबी। जानवी भी सिडेक्टिवली ध्रुव को देखकर बोली। जानवी के चेहरे की स्माइल देख ध्रुव खुश हो गया और जानवी के करीब लेटते हुए अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटा के बोला, नाउ माय टर्न। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी ध्रुव के करीब खिसकते हुए दोनों के ऊपर वापस ब्लैंकेट डालते हुए ध्रुव के चेहरे पर एक किस करके बोली, अब सो जाइए, मैं थक गई हूँ, गुड नाइट डॉट। इतना बोल के जानवी ध्रुव के सीने पर अपना सर रख देती है और उसकी कमर पर अपने हाथ कस देती है। वही बेचारा ध्रुव जो ये सोच के खुश हो रहा था कि अब जानवी उसे खुश करेगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा जानवी सिर्फ उसे एक पप्पी चिपका के सो गई। लेकिन बीबी मेरा टर्न। ध्रुव के ऐसे बोलने पर जानवी काफी देर तक उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। वहीं जानवी की तरफ से काफी देर तक कोई जवाब न मिलने पर ध्रुव अपना सर झुका के जानवी की तरफ देखता है, जो उसके सीने पर रख की सुकून से सो चुकी थी। 11। जानवी को इतनी जल्दी सोते देख ध्रुव मुस्कुरा दिया। ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे ठीक से अपनी बाहों में भर दोनों को ब्लैंकेट से कवर कर लेता है और उसके फोरहेड पर किस करके सोती हुए जानवी के देखकर बोला, आई लव यू मेरी जान। ध्रुव जानवी को अपनी बाहों में भर कई अपनी आंखें बंद कर लेता है। इतना बोल के नेक्स्ट मॉर्निंग ज्योति का घर और उसका कमरा। ज्योति और अंश इस वक्त एक दूसरे से लिपटे सुकून से सो रहे थे। हर रोज की तरह आज भी अंश ने ज्योति को अपनी बाहों के घेरे में ले रहा था। वही ज्योति अंश के बाहों की कैद में आराम से सो रही थी। थोड़ी देर में ज्योति नींद खुली और आँख खुलते ही उसकी नजर सबसे पहले अंश के सोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ी। अंश के चेहरे को देख ज्योति नींद में 2-3 बार आँख झपका के ठीक से अंश को देखने की कोशिश करती है। अंश इस वक्त उसके इतना करीब लेटा था कि दोनों की सांसें आपस में टकरा रही थी। अंश के सोते चेहरे को गौर से देखने पर ज्योति को उसका और आहान का चेहरा काफी हद तक सिमिलर लगा। अंश के चेहरे को देख के ज्योति के होठों पार स्माइल आ गई और वो धीरे से अंश की तरफ करवट बदल लेती ही और उसके चेहरे को गौर से देखने लगी। बंद आंखें, पैनी नोज, पतले से होठ और शांत और क्यूट सा चेहरा अंश सोते वक्त कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था, जिसे देखकर ज्योति के होठों पर ना छाते हुए भी एक छोटी स्माइल आ गई। ज्योति की नजरें जो अंश के सोते हुए मासूम चेहरे पर अटकी हुई थी, वो उसके चेहरे से हट के अंश के होठों पर जाके अटक गई। अंश के होठों को देख अचानक ज्योति की नीयत बिगड़ने लगी। उसका मन उन्हें अपने होठों से चूमने को होने लगा। अंश और ज्योति इस वक्त कुछ ज्यादा ही करीब सो रहे थे, जिसकी वजह से अंश और ज्योति के होठों में मात्र कुछ इंच की दूरी थी। वही ज्योति, उसकी तो नजरें एक तक अंश के होठों पर अटक चुकी थी। उसका दिल कर रहा वो बस एक बार अंश के होठों को अपने होठों से चूम ले। इतना सोचते हुए ज्योति एक नजर अंश की बंद पलकों को देखती है, फिर ज्यादा ना सोचते हुए वो अपने गले को तार करके धीरे धीरे अंश के होठों की तरफ बढ़ने लगी। ज्योति के हाथ आगे बढ़ते हुए अंश की खुली कमर रुक गए, वहीं उसका दूसरा हाथ अंश के सीने पर जाके अटक गया। अंश के होठों की तरफ बढ़ते हुए ज्योति के दिल की धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगी थी। उसे ये डर भी लग रहा था कि कहीं वो अंश को किस करे और अंश जाग ना जाए, लेकिन फिर भी जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, ये सोचते हुए ज्योति आगे बढ़ रही थी कि CH 267 इसमें कैसी शर्म। ज्योति की नजरें जो अंश के सोते हुए मासूम चेहरे पर अटकी हुई थी, वो उसके चेहरे से हट के अंश के होठों पर जाके अटक गई। अंश के होठों को देख अचानक ज्योति की नीयत बिगड़ने लगी। उसका मन
उन्हें अपने होठों से चूमने को होने लगा। अंश और ज्योति इस वक्त कुछ ज्यादा ही करीब सो रहे थे, जिसकी वजह से अंश और ज्योति के होठों में मात्र कुछ इंच की दूरी थी। वही ज्योति, उसकी तो नजरें एक तक अंश के होठों पर अटक चुकी थी। उसका दिल कर रहा वो बस एक बार अंश के होठों को अपने होठों से चूम ले। इतना सोचते हुए ज्योति एक नजर अंश की बंद पलकों को देखती है, फिर ज्यादा ना सोचते हुए वो अपने गले को तार करके धीरे धीरे अंश के होठों की तरफ बढ़ने लगी। ज्योति के हाथ आगे बढ़ते हुए अंश की खुली कमर रुक गए, वहीं उसका दूसरा हाथ अंश के सीने पर जाके अटक गया। अंश के होठों की तरफ बढ़ते हुए ज्योति के दिल की धड़कनें भी तेजी से धड़कने लगी थी। उसे ये डर भी लग रहा था कि कहीं वो अंश को किस करे और अंश जाग ना जाए, लेकिन फिर भी जहाँ रिस्क है वहाँ इश्क है, ये सोचते हुए ज्योति आगे बढ़ रही थी कि आगे। ज्योति अंश के सोते हुए चेहरे को देखकर आगे बढ़ रही थी। वो अंश के होठों के एकदम करीब पहुंच के अपनी आंखें बंद करते हुए आगे बढ़ के धीरे से अंश के होठों पर अपने होठों रख देती है। अंश के होठों को अपने होठों से छू के ज्योति कुछ पल तक एकदम शांत रही। थोड़ी देर बाद ज्योति अपने होठों से अंश के होठों पर धीरे धीरे हरकत करने लगी। उसे किस करना भले ना आता हो, लेकिन अंश के अट्रैक्टिव होठों को देखकर हमेशा ज्योति का मन बहक जाया करता था, जिसके चलते वो ऐसी गलती कर बैठती। ज्योति अपनी आंखें नीचे सिर्फ अंश के होठों पर अपने होठों को रखे हल्के हल्के अपने होठों चलाते हुए अंश के होठों को चूम रही थी। ज्योति अंश के लोअर लिप को अपने होठों के बीच दबा के उसे किसी लॉलीपॉप की तरह चूस रही थी। काफी देर तक किस करने के बाद ज्योति को अचानक कुछ याद आया और वो अंश से एक झटके में दूर हट गई। ज्योति अंश से दूर हटके अंश के चेहरे की तरफ देखती है, जो अब भी अपनी आंखें बंद किए सो रहा था। अंश के सोते घेरे को गौर से देखते हुए ज्योति अपना हाथ आगे बढ़ा के अंश के चेहरे को छूकर बोली, आपने मुझे बहुत हर्ट किया अंश जी। लेकिन मैं फिर भी कुछ नहीं बोली। मुझे लगा आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कल जो आपने मुझे कहा मैं शायद कभी नहीं भूल पालूंगी। इतना बोलते हुए एक बार फिर ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और वो कुछ पल अंश के चेहरे को गौर से देखने के बाद धीरे से उठ के अंश के पास से कमरे के बाहर से चली गई। वही ज्योति के जाते ही अंश, जो सिर्फ सोने का नाटक कर रहा था, वो ज्योति के हिलने डुलने पर ही उसकी नींद खुल गई थी। ज्योति के अचानक किस करने पर उसने खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया था, वो सिर्फ अंश ही जानता था। लेकिन ज्योति के किस करने बाद उसकी आखिरी शब्द सुन के वो समझ गया कि ज्योति उसकी बातों से कुछ ज्यादा ही हर्ट हुई है। इतना सोचते हुए अंश अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लेता है। उसे इस वक्त खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसने दिमाग से काम क्यों नहीं लिया। अंश अभी ये सब सोच ही रहा था कि कमरे का डोर ओपन हुआ और ज्योति कमरे में वापस आई। कमरे में वापस आते ही ज्योति की नजर नीचे लेटे अंश पर पड़ी, जो अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाए था। अंश को ऐसे देख ज्योति उसे इग्नोर करते हुए आहान के पास जाकर बैठ गई और उसे नींद में ही सिपर से दूध पिलाने लगी। अंश, जिसने अपनी उंगलियों के पीछे से ज्योति को कमरे में आया देख लिया था, फिर भी वो कुछ देर शांति से बैसे ही लेटा रहा। कुछ देर तक बैसे ही लेटे रहने के बाद अंश अपनी जगह पर उठ के बैठ गया और अपना सर घुमा के ज्योति को देखने लगा, जो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। ज्योति को अपनी तरफ एक नजर देखता ना देख अंश का मुंह बन गया, फिर भी वो खुद को नॉर्मल करते ज्योति से बोला, सुनो। अंश के ऐसे बुलाने पर ज्योति एक नजर अंश को देखकर वापस आहान की तरफ देखते हुए बोली, कहिए। सॉरी, अंश एकदम से बोला। अंश के सॉरी बोलने पर ज्योति अपना सर घुमा के उसकी तरफ देखने लगी, जो अपने चेहरे पर दुनिया भर का पछतावा लेकर बैठा था। अंश के चेहरे को देख ज्योति वापस अपना चेहरा फेरते हुए बोली, आपको कुछ चाहिए या आप घर के लिए निकल रहे हो? ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश अपने घुटनों बल चल के ज्योति के पास जाते हुए एकदम से उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ के बोला, यार सॉरी, मानता हूँ गलती हो गई, पर तुम एक बार खुद को मेरी तरफ रखकर तो देखो। मैं एक आदमी हूँ
और अपनी बीबी के मुंह रात को किसी लड़के का नाम सुन के मुझे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या मुझे खुशी होगी? अंश ज्योति को समझाते हुए बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति के दिमाग की बत्ती जली। ये बात सच है, कोई भी मर्द अपनी बीबी के मुंह सोते वक्त किसी आदमी का सुन के गुस्सा होगा ही। अंश जो ज्योति को देख रहा था, ज्योति के चेहरे पर आते जाते भाव को देखकर अंश के चेहरे पर ना दिखने वाली स्माइल आ गई। बताओ, अगर मैं सोते वक्त किसी लड़की का नाम लूंगा तो तुम तो जैसे गुस्सा होगी ही नहीं? हाँ, अंश वापस बोला। अंश के वापस ऐसे बोलने पर ज्योति को याद आया, एक बार अंश ने जब सोते वक्त संजना का नाम लिया था, उसे भी कितना बुरा लगा था। यही सब सोचते हुए अंश ज्योति का चेहरा मायूस होने लगा। ज्योति के चेहरे पर आई मायूसी को देखकर अंश समझ गया उसकी बातों का असर ज्योति पर हो रहा है। प्लीज माफ कर दो, इस बार गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम ये गलती से भी नहीं होगी। अंश ज्योति के हाथ को अपने दोनों हाथ में भरते हुए आंखें टिमटिमा के बोला। अंश के ऐसे बार बार माफी मांगने और उसकी बात सुन के इस बार ज्योति धीरे से अपना सर हाँ में हिला के बोली, ठीक है, मैंने आपको माफ किया। ज्योति के इतना बोलते ही अंश जो जमीन पर उसके करीब बैठा हुआ था, वो ज्योति के माफ करते ही खुश हो गया और खुश होके एकदम से आगे बढ़ के ज्योति को हग करते हुए बोला, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। अंश ज्योति पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपनी बाहों में भर के बोला। अंश के अचानक हग करने पर ज्योति उसके हाथ तो हवा में रुक के रह गए और वो अंश को देखने लगी जो उसे हग किए खुश हो रहा था। अंश थोड़ी देर तक ज्योति को हग करने बाद उसे दूर होते हुए अपनी जगह पर खड़ा होके बोला, ठीक है, तो फिर अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। कहा? अंश की निकलने वाली बात सुनके ज्योति चौंक कर बोली, कहा? घर? और कहा? अंश ज्योति को देखकर नॉर्मली बोला। लेकिन क्यों? ज्योति वापस बोली। क्यों? क्या अब तो तुमने मुझे माफ कर दिया तो फिर मेरे साथ घर चलो। अंश बोला। एक मिनट, ये किसने कहा कि मैं आपको माफ कर दूंगी तो आपके साथ घर वापस चलूंगी? ज्योति अंश को देखकर बोली। किसने कहा से क्या मतलब है? तुम यहाँ मुझसे गुस्सा होके ही तो आई हो। जब तुमने मुझे माफ कर दिया तो तुम्हारा यहाँ क्या काम? घर वापस चलो। ज्योति की बात सुनके अंश बोला, आपसे किसने कहा कि मैं आपसे गुस्सा होके यहाँ आई हूँ? किसने नहीं, मैं खुद समझ गया। अंश का ऐसा जवाब सुनके ज्योति उसे घूर के बोली, सीरियसली, आपकी खुद से सोचने वाली बीमारी कब खत्म होगी? मैं यहाँ आपसे गुस्सा होके नहीं आई, पापा गए थे मुझे लेने, इसलिए आई हूँ। अगर आपकी बातों पर गुस्सा होके मैं घर छोड़ के यहाँ आने लगूं तो मुझे परमानेंट यही शिफ्ट होना पड़ेगा। अंश की बात सुन ज्योति उसे बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश उसे घर वापस जाने को बोलने लगा, लेकिन ज्योति उसकी बात टालने लगी। काफी देर तक ज्योति को घर वापस जाने के लिए मनाने के बाद भी जब ज्योति नहीं मानी तो अंश का मुंह बन गया और वो जाके आहान के पास बेड पर लेट गया। अंश अभी तक शर्टलेस था और उसके बेड पर लेटते ही ज्योति जो आहान को दूध पिला रही थी, उसकी नजर आहान से हटके जाके अंश की बॉडी पर अटक गई। ज्योति की नजरें एक टक अंश की बॉडी को घूरे जा रही थी। वही अंश जो अपने फोन में बिजी था, उसने अभी तक ज्योति पर ध्यान ही नहीं दिया था कि ज्योति उसे कितनी शिद्दत से घूरे जा रही है। मैं क्या बोल रहा था? इतना बोलते हुए अंश जैसे ही ज्योति की तरफ देखता है, उसकी आंखें छोटी हो जाती है, क्योंकि ज्योति कहीं खोए हुए एक टक उसके मस्क्यूलर चेस्ट को घूरे जा रही थी। ज्योति को देखने के बाद अंश आहान की तरफ नजर घुमाता है, जो सिपर से दूध पीकर वापस सो भी चुका था। आहान को सोते देख और ज्योति को अपनी तरफ ऐसे घूरते देख अंश के होठों पर एक नॉटी स्माइल आ गई। वो ज्योति को ही देखते हुए अपना फोन साइड में रख देता है और अपनी जगह से उठ के एकदम ज्योति के करीब जाते हुए उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा ले गया। वही ज्योति जो अंश में खोई हुई थी, उसे इस बात का होश ही नहीं था कि अंश उसके कितने करीब आ चुका था। मस्त है ना? अंश ज्योति की आंखों को देखते हुए धीरे से बोला। हाँ, बहुत। ज्योति जो अंश में खोई थी, अंश के पूछने पर वो मदहोशी में बोली। वही ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश के होठों की स्माइल बड़ी हो गई।
अंश आहान को धीरे से ज्योति की गोद से सरका के बेड पर दूसरी तरफ लेटा देता है और खुद अपने दोनों हाथ ज्योति के आसपास रखते हुए उसके एकदम करीब होके बोला, छूना चाहोगी? अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर हाँ में हिला देती है। ज्योति जो अब तक खाई हुई थी, अचानक उसे कुछ याद आया और वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आके जैसे ही सामने देखती है, अंश को खुद के इतने करीब देख ज्योति की आंखें बड़ी हो गई। वो हड़बड़ा के जल्दी से अंश की चेस्ट पर अपने हाथ टीका के उसे पीछे की तरफ धक्का देते हुए हकला के बोली, आप ये क्या 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 कर रहे हो? ये हटिए। अंश जो तब से सिर्फ ज्योति के मजे ले रहा था, अब ज्योति के इतने करीब आके उसकी भी नीयत बिगड़ने लगी थी। उसकी नजरें ज्योति के चेहरे से होते हुए ज्योति के सुराहीदार गले से होके उसके सीने पर जाके अटक गई। ज्योति इस वक्त बिना चुन्नी के बैठी हुई थी, जिसकी वजह से अंश को उसके सीने की गहराई दिख रही थी। उन्हें देखते हुए अचानक अंश को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। वो एक टक ज्योति की गहराइयों को देखते हुए अपने सूखते गेल को तार करके ज्योति से अपनी नजरें फेरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी नजरें ना चाहते हुए भी बार बार ज्योति के सीने पर जाके अटक रही थी। वही ज्योति जो अंश को देख रही थी, अंश को खुद की तरफ देखता पाकर वो उसकी नजरों का पीछा करती है और जैसे ही उसे अंश की नजर कहाँ है दिखती, वो उसका पूरा चेहरा शर्म से लाल पड़ जाता है और वो जल्दी से अपना हाथ आगे बढ़ा के अंश की आंखों को बंद करते हुए बोली, आप कितने बेशर्म हो, आपको शर्म नहीं आती किसी लड़की को ऐसे देखते हुए? ज्योति के अचानक आंख बंद करने पर अंश मुस्कुरा दिया और वैसे ही ज्योति के ऊपर झुके बोला, तुम्हें शर्म आई जब तुमने सोते हुए मेरा फायदा उठाया? मैंने तो अभी सिर्फ देखा है, कुछ किया भी नहीं। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति की बोलती बंद हो गई, क्योंकि वो समझ गई जिस वक्त उसने अंश को किस किया था अंश जाग रहा था, लेकिन उसने उसे कुछ कहा नहीं। हाँ तो उसमें क्या गलत था? आपने कल रात मुझे किस किया था, मैंने उसका बदला लिया था हिसाब बराबर, ज्योति हकला के बोली। ज्योति के ऐसे बोलने पर अंश एकदम से हंस दिया और हंसते हुए एकदम से झुका और ज्योति के होठों पर अपने होठों को रख देता है। अंश के अचानक ऐसा करने पर ज्योति की आंखें बड़ी हो गई। वो अपनी आंखें फाड़े अंश के चेहरे को देखती ही, जिसकी उसने आंखें बंद कर रखी थी। वही अंश जो अपने होठों को ज्योति के होठों पर रख के किस कर रहा था, वो धीरे से अपना बेट ज्योति के ऊपर छोड़ने लगा, जिसकी वजह से ज्योति उसके नीचे दबाते हुए बेट से लग गई और अंश उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को चूमने लगा। अंश ज्योति को किस करते हुए अपने हाथों को ज्योति की कमर पर रख उस पे अपनी पकड़ बना लेता है और अपनी आंखें बंद किए उसे किस किए जा रहा था। ज्योति जो अपनी आंखें फाड़े अंश को देखे जा रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अंश आखिर करना क्या चाहता है। अंश कहा उसे बोलता है कि उसे दूर रहे, फिर खुद उसके इतने करीब आ जाता है। ज्योति अपनी आंखें खोले अंश को देख रही थी, तभी अंश का एक हाथ उसकी कमर से सरक के ज्योति की आंखों को बंद कर देता है। अंश के आंख बंद करने पर ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है और अब बिना कुछ ज्यादा सोचे अंश की किस को महसूस करने लगी। अंश ज्योति के ऊपर अपना बेट छोड़ते हुए उसे फ्रेंच किस कर रहा था। वही ज्योति अपनी आंखें बंद किए उसे उसके मन की करने दे रही थी। दोनों की किस को अभी 2-3 मिनट ही हुए थे, तभी ज्योति के रूम का डोर धड़ाम की आवाज के साथ खुला और CH 268 साले तू नहीं सुधरेगा। वही अंश जो अपने होठों को ज्योति के होठों पर रख के किस कर रहा था, वो धीरे से अपना बेट ज्योति के ऊपर छोड़ने लगा, जिसकी वजह से ज्योति उसके नीचे दबाते हुए बेट से लग गई और अंश उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों को चूमने लगा। अंश ज्योति को किस करते हाई अपने हाथों को ज्योति की कमर पर रख उस पे अपनी पकड़ बना लेता है और अपनी आंखें बंद किए उसे किस किए जा रहा था। ज्योति जो अपनी आंखें फाड़े अंश को देखे जा रही थी, उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अंश आखिर करना क्या चाहता है। अंश कहा उसे बोलता है कि उसे दूर रहे, फिर खुद उसके इतने करीब आ जाता है। ज्योति अपनी आंखें खोले अंश को देख रही थी, तभी अंश का एक हाथ उसकी कमर से सरक के ज्योति की आंखों को बंद कर देता है। अंश के आंख बंद करने पर ज्योति अपनी आंखें बंद कर लेती है
और अब बिना कुछ ज्यादा सोचे अंश की किस को महसूस करने लगी। अंश ज्योति के ऊपर अपना बेट छोड़ते हुए उसे फ्रेंच किस कर रहा था। वही ज्योति अपनी आंखें बंद किए उसे उसके मन की करने दे रही थी। दोनों की किस को अभी 2-3 मिनट ही हुए थे, तभी ज्योति के रूम का डोर धड़ाम की आवाज के साथ खुला और आगे ज्योति और अंश जो इस वक्त एक दूसरे को किस करने में बिजी थी, तभी अचानक ज्योति के कमरे का डोर तेज आवाज के साथ खुला और ओम बिना किसी नोक के सीधा ज्योति के कमरे में घुस आया। लेकिन सामने अंश को ज्योति के ऊपर देख ओम अपनी जगह पर रुक गया। वही ज्योति और अंश जो किस कर रहे थे, अचानक डोर खुलने के आवाज कानों में पड़ते ही ज्योति हड़बड़ा गई और बिना सोचे समझे अंश को पीछे की तरफ धक्का दे देती है। ज्योति के अचानक धक्का देने की वजह से अंश खुद को संभाल नहीं पाया और सीधा बेड से नीचे गिर गया। आउच! अंश अचानक नीचे गिरने की वजह से बोला। वही ज्योति वो तो अंश पर ध्यान दिए बगैर जल्दी जल्दी अपनी जगह से उठ के सीधी खड़ी हो गई और डोर की तरफ अपनी नजर उठा के देखती है, जहां ओम अभी तक खड़ा अपनी बहन और जीजा को देख रहा था। ओम को रूम में देख ज्योति ओम से नजरें मिलाए बगैर जल्दी से कमरे के बाहर निकला गई। वही बेचारा अंश, उसे तो लगा ज्योति उसे उठाएगी, लेकिन वो तो उसे ऐसे ही डला छोड़ के चली गई और वो जाती हुई ज्योति को देखता रह गया। वही ओम अपनी अपन को जाते देख अंश की तरफ देखता है, जो उसे ही घूर रहा था। अंश अपनी जगह पर उठकर बेड से टीके बैठ गया और ओम की तरफ देखकर बोला, ओम बेटा जरा इधर आ। अंश के ऐसे प्यार से बुलाने पर ओम अंश के करीब जाते हुए नीचे उसके पास ही बैठ गया। जीजू कहिए क्या हुआ? ओम स्माइल करते हुए बोला। ओम को अपने पास बैठने पर अंश ओम के गले में अपनी एक बाजू डालते हुए प्यार से बोला, ओम मुझे एक बात बता, मैं और तेरी बहन कौन है? ओ! अंश के ऐसे पूछने पर ओम कॉन्फिडेंस से बोला, आप दोनों इंसान हो। ओम खुश होके बोला। ओम का ऐसा जवाब सुनके उसे अजीब नजरों से देखता है, जैसे वो पागल बागल हों। फिर भी उसकी इस बात को इग्नोर करते हुए अंश वापस अपने चेहरे पर स्माइल बिखेरते हुए बोला, वो तो हम हैं, मेरा मतलब था रिश्ता में। हम दोनों एक दूसरे के कौन हैं? रिश्ते में तो आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो। ओम वापस मुस्कुरा के बोला। अच्छा, तुम्हें मालूम है हम दोनों हस्बैंड वाइफ है? अंश ओम की बात सुन खुश होके बोला। वही अंश को खुश होते देख ओम भी खुश होके अपना सर हाँ में हिला देता है। 11 ओम को खुश होते देख अंश जो मुस्कुरा रहा था, अचानक उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो ओम के गले में अपनी बाजू की पकड़ कसते हुए उसे दबा के नाराज होते हुए बोला, जब तुम्हें पता है तुम्हारी दी और जीजू कमरे में अंदर है तो तुम्हें मैनर्स नहीं है रूम के अंदर नॉक करके आना चाहिए। अंश के अचानक ऐसे पकड़ने पर ओम उसके हाथ को पकड़ के बोला, जीजू आप क्या कर रहे हो? मुझे थोड़ी मालूम था आप अंदर क्या कर रहे थे। आपको भी अंदर से डोर लॉक करना चाहिए था ना। नहीं साले, तुम नहीं सुधेगो। कैसे? तो मैंने तुम्हारी बहन को मनाया था, तुमने बीच में आके सब बिगाड़ दिया। अंश ओम की गर्दन में अपनी पकड़ कसते हुए बोला। वही ओम बेचारा अंश के ऐसे पकड़ने पर उसे छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंश को ओम पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने उसकी किस को जो बिगाड़ दिया। अंश और ओम अभी एक दूसरे से झगड़ने में बिजी थे, तभी ज्योति कमरे में वापस आई और कमरे में आते ही अंश और ओम को देखकर ज्योति की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि जिस तरह अंश और ओम एक दूसरे को पकड़ के जमीन में डले हुए थे वो बहुत अजीब लग रहे थे। ये आप दोनों क्या कर रहे हो? ज्योति दोनों को देखते हुए बोली। ज्योति की आवाज सुनके अंश और ओम दोनों अपना सर घुमा के ज्योति को देखने लगे, जो दोनों को अजीब नजरों से घूर रही थी। ज्योति को कमरे में देख अंश और ओम एक नजर एक दूसरे को देखते हैं, फिर खुद की हालत को, क्योंकि अंश और ओम अभी जिस पोजीशन में थे दोनों बहुत अजीब लग रहे थे। दोनों के पैर आपस में उलझे हुए थे। वही अंश ओम को पकड़ने की कोशिश कर रहा था तो ओम उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश कर रहा था। ज्योति की बात सुन दोनों जल्दी से एक दूसरे से दूर हुए और ओम जल्दी से उठ के ज्योति के पीछे जाके खड़ा हो जग गया। वही अंश अपनी जगह पर खड़ा हो गया। ज्योति अंश को खड़ा देख उसे घूरते हुए बोली, आपकी शर्ट कहाँ है?
ज्योति के शर्ट के बारे में पूछने पर अंश खुद को देखता है। जो अभी तक शर्ट लेस खड़ा था वो शायद यही कही। इतना बोलते हुए अंश इधर उधर नजर घुमा के अपनी शर्ट देखने लगा। अंश को शर्ट ढूंढते देख ज्योति रूम में बेड के पास रखी उसकी शर्ट को उठा के अंश की तरफ फेंकते हुए बोली, जल्दी से इसे पहनिए और नीचे जाइए। इतना बोल के ज्योति अपनी कवर्ड से टोवल और अपने कपड़े लेकर कमरे में बाहर निकल गई। ज्योति के जाने बाद अंश जो कभी अपने हाथ में पकड़ी शर्ट को देखता तो कभी ज्योति को जो जा चुकी थी। वही अंश के ऊपर अपनी बहन के गुस्सा करने पर ओम उसके ऊपर हंसने लगा और ओम को अपने ऊपर हंसते देख अंश उसे पकड़ने को लपका, लेकिन तब तक ओम भाग के कमरे से निकल गया। करीब आधे घंटे बाद ज्योति आहान को अपनी गोद में लेकर नीचे आ रही थी। आज उसने एक सिंपल डार्क मेहरू रंग का सूट पहना हुआ था। ज्योति प्रॉपर तैयार होके नीचे आई और आते ही उसकी नजर हॉल में पड़ी जहां अंश और ओम बच्चों की तरह एक दूसरे से लड़ रहे थे। 11 उन दोनों को अभी तक लड़ते देख ज्योति अपना सर हिला देती है और जाके दोनों के पास खड़ी होके बोली, आप दोनों छोटे बच्चे हो क्या जो हर वक्त लड़ते रहते हो? ज्योति की आवाज सुन के अंश और ओम अपना सर घुमा की ज्योति की तरफ देखते हैं जो उन्हें गुस्से में घूर रही थी। ज्योति को गुस्से में घूरते देख ओम जल्दी से ज्योति के पास जाते हुए बोला, देखो ना दीदी जीजू मुझे कब से डांट रहे हैं और मुझे मार रहे हैं। 11 ओम को ज्योति से अपनी चुगली करते देख अंश भी जल्दी से अपनी जगह से उठते हुए बोला, झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कब मारा तुम्हें? ओह क्यों अभी कमरे में मेरी गर्दन ऐसे ऐसे किसने की थी? ओम अपनी गर्दन मरोड़ते हुए बोला। ओम के ऐसे बोलने पर ज्योति अंश को घूर के देखती है। आपने मेरे भाई पर हाथ उठाया। ज्योति बोली, मैंने कब तुम्हारी गर्दन मरोड़ी? झूठ मत बोलो। अंश ओम के सामने अपना फोन हिलाते हुए बोला। अंश के फोन दिखाने पर कि अब बोलती बंद हो गई। ओम को चुप होते देख अंश के चेहरे पर बीनिक स्माइल आ गई। पूछो इसे, क्या मैंने सच में इसकी गर्दन मरोड़ी? अंश वापस ज्योति से बोला। अंश के ऐसे बोलने पर ज्योति अपना सर घुमा के ओम को देखकर आंखों के इशारे से पूछती है, जैसे क्या तेरे जीजू सच बोल रहे हैं? ओह ज्योति के ऐसे पूछने पर ओम बेचारी शकल बना के एक नजर अंश को देखता है और अपने हाथ में पकड़े फोन को उसके सामने हिला रहा था। उसे देखने के बाद ओम ना गर्दन हिला देता है। ओम के ना करने पर ज्योति उसके सर पर एक टपली मारते हुए बोली, तुम आजकल बहुत झूठ बोलने लगे हो। अब इसे पकड़ो, मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ। इतना बोल के ज्योति किचन में चली गई और आहान को ओम को दे गई। ओम आहान को अपनी गोद में लेकर अंश के पास वाले सोफे पर बैठ गया और उसके साथ खेलने लगा। अंश भाई उसके साथ खेल रहा था, तभी उसका फोन बजने लगा और फोन उठाने पर उसे याद आया कि उसकी आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, जिसके चलते वो ओम और आहान को बाय बोल के घर से निकल गया। अंश के जाने के बाद जब ज्योति को मालूम चला कि अंश उसे मिले बगैर चला गया है, उसे बुरा लगा, लेकिन उसने उस बात को ज्यादा दिल से ना लगा कि अपने पापा भाई के साथ टाइम स्पेंड करने लगी। कुछ दिन यूं ही बीते। इन कुछ दिनों में 3 लोगों की नींद तो जैसे उड़ चुकी थी। अंश जो ज्योति के अपने घर जाने बाद से ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। वो ज्योति के बिना सारी रात करवट बदलता रहता, लेकिन उसे नींद नहीं आती। ज्योति के जाने बाद वो इतना तो समझ गया था कि उसे ज्योति को हग करके सोने की आदत हो गई थी, जिस वजह से उसे नींद नहीं आती। दूसरी तरफ ज्योति का भी ऐसा ही हाल था। उसे अंश की बाहों सोने की आदत जो हो गई थी, वो भी अंश की तरह सारी रात करवट बदलती रहती, लेकिन इसे नींद ही नहीं आती। अंश और ज्योति एक दूसरे से दूर होके इतना समझ गए कि उन दोनों को ही एक दूसरे की आदत हो चुकी है। दोनों एक दूसरे से बात करना चाहते थे, लेकिन दोनों में से किसी की भी इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वो एक दूसरे को कॉल करे। अंश काफी बार रात के वक्त ज्योति का कॉल करने की सोचता, लेकिन कुछ सोच के मन मार के रह जाता। ज्योति वो तो अंश को कॉल करने के बारे में सोचती भी नहीं थी। अंश तो कभी कभार ज्योति को सुजाता जी या जानवी के साथ वीडियो कॉल पर बात करते देख भी लिया करता था, लेकिन ज्योति उसने तो पिछले 10 दिनों से अंश को देखता तक नहीं था। दूसरी तरफ अधीर को गए 10 दिन हो चुके थे।
इन 10 दिनों में श्रेया की बात अधीर से सिर्फ 2 दिन हुई है। उसके बाद श्रेया ने अधीर को ना जाने कितने ही कॉल मैसेज किए, लेकिन उसमें से एक का भी जवाब अधीर ने नहीं दिया। अधीर की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर अब श्रेया उदास सी रहने लगी थी, ना जाने क्यों। लेकिन अधीर की तरफ से कोई जवाब न मिलने से श्रेया का दिल घबरा रहा था। अधीर से बात ना होने की वजह से श्रेया अब उदास रहने लगी थी। उसके उतरे चेहरे को देख सब समझ रहे थे कि श्रेया अधीर को मिस कर रही है। दादी ने भी जाने कितनी बार अधीर को कॉल किया, लेकिन अधीर की तरफ न कोई जवाब था, न ही उसकी कोई खबर। अधीर के कोई खबर न मिलने से पूरा घर परेशान था, लेकिन श्रेया के सामने सभी खुद को नॉर्मल ही दिखाते, ताकि उसे और ज्यादा अधीर की टेंशन ना हो। रोहन ने अधीर के पा को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। देखते ही देखते 15 दिन बीत गए। इस बीच भी अधीर की किसी की कोई खबर नहीं मिली। श्रेया तो दिनों में जैसे हंसना ही भूल गई। वो ज्यादा टाइम श्रद्धीर के साथ कमरे में ही रहती। आज का दिन कपूर मिशन। सभी लोग इस वक्त साथ में मिलके ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वही श्रेया सिर्फ अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। वो आजकल कुछ खाती भी नहीं थी। सभी लोग श्रेया को देख कर परेशान थे। ऐसे तो वो अपनी तबीयत खराब कर लगी। सभी चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे। तभी रोहन का फोन एकदम से बज उठा। फोन बजने पर रोहन फोन चेक करके देखता है, जिसपे अनोन नंबर से कॉल आ रहा था। किसी अनोन नंबर कॉल आया देख पहले रोहन को अजीब लगा, फिर उसने ज्यादा ना सोचते हुए फोन उठा के अपने कान पर लगा लिया। और वो कुछ बोल पाता उसे पहले ही सामने वाले की बात सुन के रोहन अपनी जगह से खड़ा हो गया और बिना किसी से कुछ कहे तेजी से घर के बाहर निकला गया। रोहन के अचानक ऐसे उठ के जाने पर सभी को अजीब लगा, क्योंकि रोहन ऐसे कभी जाता नहीं था। ये रोहन ऐसे अचानक कहाँ चला गया? दादी बोली, जरूर ऑफिस में कुछ हो गया होगा। दादी आजकल ऑफिस के काम को लेकर काफी परेशान भी रहते हैं। रूही दादी के ऐसे पूछने पर जवाब देती है। रूही की बात सुन दादी अपना सर हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ कपूर कॉर्पोरेशन में राज, ध्रुव, अंश, रॉकी सभी लड़के रोहन केबिन में खड़े होके सामने स्क्रीन पर चल रही एक वीडियो को देख रहे थे, जिसे देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि सामने जो वीडियो चल रहा था वो अधीर की तरफ, जिसमें वो किसी खंडहर जी जगह बंधा हुआ बैठा था और कोई अपना अपना फेस कवर करके उसके चारों तरफ घूम के कुछ बोलना, और थोड़ी देर में उस इंसान ने अधीर के सीने पर गोली चला दी। इस 1 मिनट की वीडियो को देखकर सभी के दिल दहक गए। रोहन अपनी आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ गया और अपना फेस अपने हाथों में छुपाते हुए रोने लगा। CH 269 अधीर पर हमला। रोहन के अचानक ऐसे उठ के जाने पर सभी को अजीब लगा, क्योंकि रोहन ऐसे कभी जाता नहीं था। ये रोहन ऐसे अचानक कहाँ चला गया? दादी बोली, जरूर ऑफिस में कुछ हो गया होगा। दादी आजकल ऑफिस के काम को लेकर काफी परेशान भी रहते हैं। रूही दादी के ऐसे पूछने पर जवाब देती है। रूही की बात सुन दादी अपना सर हाँ में हिला देती है। दूसरी तरफ कपूर कॉर्पोरेशन में राज, ध्रुव, अंश, रॉकी सभी लड़के रोहन केबिन में खड़े होके सामने स्क्रीन पर चल रही एक वीडियो को देख रहे थे, जिसे देखकर रोहन की आंखों में आंसू आ चुके थे, क्योंकि सामने जो वीडियो चल रहा था वो अधीर की तरफ, जिसमें वो किसी खंडहर जी जगह बंधा हुआ बैठा था और कोई अपना अपना फेस कवर करके उसके चारों तरफ घूम के कुछ बोलना, और थोड़ी देर में उस इंसान ने अधीर के सीने पर गोली चला दी। 11 इस 1 मिनट की वीडियो को देखकर सभी के दिल दहक गए। रोहन अपनी आंखों में आंसू लिए सोफे पर बैठ गया और अपना फेस अपने हाथों में छुपाते हुए रोने लगा। आगे हाउ दिस पॉसिबल? अधीर तो अपनी बिजनेस ट्रिप पर गया था, अचानक ये सब क्या है? ध्रुव वीडियो को देखकर बोला, नहीं भाई, किसी बिजनेस ट्रिप के लिए नहीं गए, वो अमेरिका गए थे ताकि वो मॉम डैड के कातिल का पता लगा सके। रोहन रोते हुए बोला। रोहन की बात सुन सभी उसकी तरफ देखने लगे और उसके पास जाकर चौंक के बोले, क्या कहा तुमने? कातिल को पकड़ने? राज बोला, हाँ भाई, मुझे रोनी ने बताया भाई अमेरिका गए जरूर थे, लेकिन किसी बिजनेस के चलते नहीं, सिर्फ उस इंसान को पकड़ने के लिए
जिसने मॉम डैड की कार में बॉम्ब लगाया था। रोहन बोला, लेकिन जीजू को वहां अकेले जाने की जरूरत क्या थी? एक बार हम सबसे मिलकर बात तो कर सकते थे। हम सभी साथ में चलते। अंश आगे आते हुए गुस्से बोला, फिलहाल ये सब छोड़ो रोहन, पहले तुम ये बताओ इस वक्त अधीर कहाँ है? क्योंकि जिस तरह उसे सूट किया गया था उसकी हालत बहुत खराब होगी। हम सबको यहाँ होने के बजाय अधीर के पास होना चाहिए। ध्रुव अंश को चुप करते हुए बोला, वो इस वक्त अमेरिका के एडवेंट हेल्थ ऑरलैंडो हॉस्पिटल में है। रोहन की बात सुन सभी थोड़ी देर तक कुछ बातें करने के बाद सब में डिसाइड हुआ कि वो लोग आज ही अमेरिका के लिए निकलेंगे और अधीर को वापस लेकर आएंगे। ध्रुव अपने प्राइवेट जेट को रेडी होने को बोलता है। सभी अधीर के बारे में घर में किसी को भी बताने के लिए माना कर देते हैं। करीब 2 घंटे बाद सभी लड़के ध्रुव के प्राइवेट जेट में बैठे हुए थे। सभी घर में कुछ न कुछ बहाना बना के अमेरिका जा रहे थे। सभी के चेहरों पर इस वक्त बहुत ज्यादा टेंशन दिख रही थी। सब चुपचाप बैठे अपने अपने में खोए हुए थे। करीब 15 घंटे का सफर तय करने के बाद सभी लड़के अमेरिका के एएलएक्स एयरपोर्ट से बाहर आए और आते ही उनकी गाड़ियां जो पहले से उन लोगों के लिए वहां तैयार खड़ी थी, सीधे जाके उनमें बैठ गए और वहां से सीधे हॉस्पिटल के लिए निकल गए। करीब 1 घंटे चलने के बाद सभी गाड़ियां हॉस्पिटल के बाहर आकर रुकी। गाड़ियों के रुकते ही सभी लड़के उनसे बाहर आए और हॉस्पिटल के अंदर चले गए। हॉस्पिटल में एंटर होते ही सभी को अधीर का पार रोनी मिल गया और उन सभी को सीधे अधीर के रूम की तरफ ले गया। रोनी सभी को 15 मंजिल पर ले जाकर एक रूम की तरफ इशारा करता है। रोनी का इशारा देख सभी उस रूम के बाहर लगी मिरर वॉल से रूम के अंदर देखते हैं। रूम के अंदर अधीर बेड पर बेजान सा डला था। उसके सीने पर काफी सारी पट्टियां बंधी हुई थी। उसके हाथ पैर पर भी पट्टियां बंधी थी। उसके ऑक्सीजन मास्क लगा था, हाथ में ड्रिपर जिसे उसे बॉटल लगाई जा रही थी। वो चारों तरफ से मशीनों से घिरा हुआ था। अधीर को इस कंडीशन में देखकर रोहन मिरर वॉल को चुके रो पड़ा। वही सभी की आंखें नम हो गई थी अधीर को ऐसे देखकर। जहां राज, अंश, रॉकी रोहन को संभालने लगे जो अधीर को देखकर रो रहा था, वही ध्रुव एक टक अधीर को देख रहा था। उसकी आंखों में नमी थी, चाहे वो दोनों कितना भी लड़ते हो, लेकिन ध्रुव ये कभी नहीं चाहता कि अधीर को कुछ हो जाए। अधीर उसकी बहन का पति था और उसे मालूम था अगर श्रेया को अधीर की इस हालत के बारे में पता चलता वो रो रो कर खुद की तबीयत बिगाड़ लेती। इसलिए उसने सभी को अधीर की हालत के बारे में बताने मना कर दिया था। वो धीरे से अपनी आंख में आए आंसू को साफ करके रोहन की तरफ देखता है जो पास डले सोफे पर बैठ के रोए जा रहा था। रोहन को ऐसे रोते देख ध्रुव उसके पास जाकर उसे समझता है और थोड़ी देर उसे समझाने के बाद और उसे चुप करने के बाद ध्रुव डॉक्टर से मिलने चला गया। डॉ से मिलके ध्रुव को पता चला अधीर की हालत इस वक्त बहुत नाजुक है, उसे फिलहाल प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। डॉ से थोड़ी देर बात करने बाद ध्रुव उठ के वापस सबके पास आ गया और सभी को अधीर की हालत के बारे में बताता है। थोड़ी हॉस्पिटल रुकने के बाद ध्रुव और राज, अंश, रोहन और रॉकी को होटल जाने को बोलते हैं, लेकिन रोहन ने साफ साफ मना कर दिया था कि वो अधीर को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। रोहन के आगे किसी की नहीं चली और सभी साथ में ही हॉस्पिटल रुक गए। शाम हो चुकी थी। इस बीच ध्रुव ने 14th फ्लोर को पूरा अपने गार्ड से कवर करवा दिया था। उस पूरे फ्लोर पर सिर्फ अधीर को रखा गया था। ध्रुव अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था। रात का समय सभी के लिए रॉकी डिनर लेकर आया, लेकिन अधीर को देखकर किसी का कुछ खाने का दिल नहीं था। सभी थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और वही रूम के सामने डले सोफों पर बैठे रहे। रात गहनी होती जा रही थी। सभी लड़कों को नींद भी आने लगी थी। सभी सोफे पर बैठे बैठे अपनी जगह पर नींद के आगोश में जा चुके थे, सिवाय ध्रुव के। ध्रुव रात के करीब 1 बजे हॉस्पिटल की बालकनी पर खड़ा सिगरेट के कस लेते हुए जानवी से बात कर रहा था। जानवी उसे बातें करते हुए हंस खुश हो रही थी। वहीं ध्रुव हल्के से बस और हाँ में जवाब दे रहा था। जानवी को ध्रुव टोन सुन के लगा कि ऑफिस वर्क की वजह से ध्रुव उसे ऐसे बात कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा उस पे ध्यान नहीं देती। थोड़ी देर तक बात करने के बाद ध्रुव अब फोन कट करता है और वापस सभी के पास जाता है।
ध्रुव जैसे ही सबके पास गया, उसकी नजर अधीर के वार्ड से बाहर निकलती एक नर्स पर पड़ी। नर्स को देखकर ध्रुव टाइम देखता है, जिसमें 1:30 बज रहे थे। जिसे देख ध्रुव की बूहें आपस में मिल गई, क्योंकि इस वक्त कोई अकेली नर्स हॉस्पिटल में क्या करेगी। इतना सोच के ध्रुव उस नर्स को देखता है, जिसका पूरा फेस मास्क से कवर था। वो अधीर के कमरे से निकल के जैसे ही जाने को हुई, ध्रुव एकदम से बोला, रुको। ध्रुव के बुलाने पर वो लड़की एकदम से रुक गई और अपनी नजरें टेढ़ी करके ध्रुव को देखती है। ध्रुव को देख वो अपना मास्क ठीक करने लगी। तुम इधर क्या कर रही हो? जहां तक मुझे याद है, हमने अभी किसी नर्स को नहीं बुलाया। ध्रुव उस लड़की के करीब जाते हुए बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर वो लड़की कुछ नहीं बोली और वैसे ही पटल के खड़ी रही। तुम उधर क्या देख रही हो? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी तरफ देखो। ध्रुव उसे लड़की से दूरी बना के खड़ा हो गया। वही वो लड़की वो ध्रुव के ऐसे बोलने पर नहीं पलटी, वो वैसे ही खड़े अपना मास्क ठीक करने लगी। उस लड़की को अपनी तरफ पलटते न देख ध्रुव का शक धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा कि ये लकड़ी कोई स्टाफ नहीं है, ये कोई बाहर से भेजी हुई लकड़ी है, जिसे अधीर के पास भेजा गया था। अब ध्रुव को गुस्सा आने लगा था, क्योंकि ध्रुव ने उसे 3-4 कुछ पूछा, लेकिन वो लड़की ना ही ध्रुव को कुछ जवाब दे रही थी, नहीं उसकी तरफ पलट रही थी। उसके पलटते न देख ध्रुव अपने पीछे से अपनी गन निकाल के उस लकड़ी की तरफ पॉइंट करते हुए बोला, मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, तुम कौन हो और तुम्हें किसने भेजा है? अगर तुमने नहीं बताया तो मैं तुम्हें सूट कर दूंगा। ध्रुव की सूट वाली बात सुन वो लकड़ी धीरे से पलट गई। उस लड़की का पूरा चेहरा उस मास्क से कवर था, सिर्फ उसकी आंखें दिख रही थी। वो लकड़ी ध्रुव की तरफ पलटी और उसे देखने लगी, जो उसकी तरफ गन पॉइंट करके खड़ा था। तुम कौन हो और अधीर के रूम में क्या करने गई थी? ध्रुव उस लड़की से बोला। ध्रुव के ऐसे पूछने पर भी वो एक नजर ध्रुव को ऊपर से नीचे तक देखती है। एकदम से अपने हाथ में पकड़ी ट्रे से एक चाकू जैसा तेज धारी औजार उठा के ध्रुव की तरफ दे मारा, जो सीधा ध्रुव के हाथ पर जाके लगा और उसके हाथ से एक गन छूट के नीचे गिर गई। वही ध्रुव जो इसके लिए तैयार नहीं था, चाकू लगते ही वो अपना हाथ पकड़ लेता है और वो लड़की मौका देख तेजी से वहां से बालकनी की तरफ भागने लगी। ध्रुव जो उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे भागा रहा था, उस लड़की को बालकनी की तरफ जाते देख उसे लगा वो इसे वहां आसानी से पकड़ लेगा, क्योंकि वहां से कोई भागने का रास्ता नहीं है। लेकिन उसके उल्टा ध्रुव जैसे ही बालकनी तक पहुंचा, उसकी आंखें बड़ी हो गई, क्यों वो लड़की बालकनी की रेलिंग से कूद रही थी। ध्रुव जैसे ही आगे बढ़ के उस लकड़ी को पकड़ने को हुआ तक वो लड़की ऊपर से कूद चुकी थी। उस लड़की को कूदते देख ध्रुव रेलिंग के पास आकर नीचे देखता है, जहां वो लड़की हॉस्पिटल के पोर्च में डली थी। उसके आसपास काफी खून डला था। उस लकड़ी को ऐसे देख ध्रुव की पकड़ रेलिंग पर कस गई। कुछ पल ऊपर से उस लड़की को देखने के बाद ध्रुव अपना हाथ रेलिंग पर मारते हुए जल्दी से अधीर के कमरे में गया। वहां उसे सब नॉर्मल लगा, तभी उसकी नजर रूम रखे एक लेटर पर पड़ी। ध्रुव उस लेटर को देख उसके पास गया, जहां अधीर की पूरी फैमिली फोटो पर क्रॉस लगा हुआ था। उसे देखने के बाद ध्रुव उस लेटर को देखता है, जिसपे लिखा था, मैं वापस आ गया कपूर्स। जैसे तुम्हारे माँ बाप को इस दुनिया से अलविदा किया था, उसी तरह तुम दोनों के साथ साथ तुम्हारी पूरी फैमिली को अलविदा करूंगा। लेटर को पढ़ के और उस फोटो को देखकर ध्रुव कुछ देर अधीर को देखता है और उन दोनों को अपनी जेब रखने के बाद किसी को कॉल करता है और थोड़ी देर बात करने के बाद वो बाहर जाकर सभी को उस लकड़ी के बारे बताता है। जल्दी से जल्दी यहाँ से वापस इंडिया जाने को बोलता, इस पे सब राजी हो आते हैं। दूसरी तरफ एक आलीशान होटल के कमरे में एक लकड़ी के शिस्कियों का शोर गूंज रहा था, साथ ही किसी मर्द के हाफने की सांसों का। बेबी प्लीज स्टॉप इट, यू हर्टिंग मी, वो लड़की बोली। शो यू नो मी, मुझे कोई किसी काम के लिए मना करके फिर वो काम करने मुझे कितना पसंद है, और ये जो तुम्हारा रोज रोज का ड्रामा है उसे बंद करो। ये सब करने के बदले तुम्हारे कितने महंगे खर्चे उठाता हूँ, ये बस उसकी कीमत है, तो चुप होके लेटी रहो। वो आदमी अपनी कमर की स्पीड बढ़ाते हुए अपनी भारी आवाज में बोला।
उस लड़के की बात सुन के और उसकी स्पीड तेज होते देख अब वो लड़की कुछ न बोल सकी। वो अपने होठों को बिचते हुए बस उसे लकड़े पर अपनी पकड़ कस देती है। तभी उस लकड़े का फोन जो साइड टेबल पर रखा हुआ था वो बज उठा। उस लकड़ा एक नजर फोन को देख अपना हाथ आगे बढ़ा के फोन उठाता है और कान फोन लगा के बोला, बॉस, लिंडा ने हॉस्पिटल से कूदकर अपनी जान दे दी। मुझे लगता है वहाँ किसी ने उसे देख लिए जिसकी वजह से उसने ये रास्ता चुना। अब उसकी फैमिली का क्या करना है? मेरा मतलब छोड़ना है या? सामने से एक आदमी बोला, तुम अच्छे से जानते हो लक्स तुम्हें क्या करना है। लिंडा अपने काम में सक्सेसफुल नहीं हुई उसके बाद तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए ही नहीं था। अब जब लिंडा इस दुनिया में नहीं है उसका हस्बैंड और बेटा इस दुनिया में जीकर करेंगे भी क्या? एन लक्स, एक बात और अधीर कपूर की जल्दी से जल्दी मुझे अपडेट चाहिए। वो लिंडा उस अधीर को पॉइजन देकर आई है या नहीं? मुझे उसकी एक एक पल की सारी खबरें चाहिए। अपने बॉस की बात सुन लक्स हमें जवाब देता है, अब मुझे दोबारा कॉल मत करना, मैं बिजी हूँ। इतना बोल के वो इंसान फोन कट किए बगैर बेड पर फेंक देता है और वापस उस लड़की के ऊपर टूट पड़ा जिसकी आवाज दूसरी तरफ लक्स पर जा रही थी। उन आवाजों को सुन के लक्स समझ गया उनका बॉस इस वक्त कहाँ बिजी है। वो कॉल कट करने के बाद यूएस इंसान के कहे मुताबिक अपना काम करता है। हॉस्पिटल में ध्रुव ने अपने सभी गार्ड्स की अच्छी क्लास लगा दी थी। उन्होंने तय कर लिया था वो लोग आज ही अधीर को लेकर इंडिया वापस जाएंगे, जिसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। उन लोगों की गाड़ियां सब तैयार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। अधीर के लिए एम्बुलेंस थी जिसमें वो आराम से एयरपोर्ट तक जा सके। ध्रुव ने सभी के किए टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया था। वो इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। करीब आधे घंटे बाद हॉस्पिटल से सभी गाड़ियां एक साथ बाहर निकली। उन सभी गाड़ियों के बीच में एम्बुलेंस चल रही थी जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थी। बाकी 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे चल थी। हॉस्पिटल से गाड़ियों के निकलने के साथ ही 3-4 काली गाड़ियां उन सभी गाड़ियों के पीछे पीछे चल रही रहीं। एम्बुलेंस जो सभी गाड़ियों के बीच चल रही थी, अचानक एक तेज ब्लास्ट के साथ उस एम्बुलेंस की चिथड़े उड़ गए। एम्बुलेंस के साथ साथ उसके आसपास चल रही गाड़ियां इधर उधर टकरा गई। वही उनसे दूर खड़ी गाड़ी में बैठा लक्स कॉल पर बोला, आपका काम हो गया बॉस। CH-270, तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। हॉस्पिटल में ध्रुव ने अपने सभी गार्ड्स की अच्छी क्लास लगा दी थी। उन्होंने तेज कर लिया था वो लोग आज ही अधीर को लेकर इंडिया वापस जाएंगे, जिसकी सारी तैयारियां भी हो चुकी थी। उन लोगों की गाड़ियां सब तैयार हॉस्पिटल के बाहर खड़ी थी। अधीर के लिए एम्बुलेंस थी जिसमें वो आराम से एयरपोर्ट तक जा सके। ध्रुव ने सभी के किए टाइट सिक्योरिटी का इंतजाम करवाया था। वो इस वक्त कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। करीब आधे घंटे बाद हॉस्पिटल से सभी गाड़ियां एक साथ बाहर निकली। उन सभी गाड़ियों के बीच में एम्बुलेंस चल रही थी जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड्स की गाड़ियां थी। बाकी 4 गाड़ी आगे 4 गाड़ी पीछे चल थी। हॉस्पिटल से गाड़ियों के निकलने के साथ ही 3-4 काली गाड़ियां उन सभी गाड़ियों के पीछे पीछे चल रही रहीं। एम्बुलेंस जो सभी गाड़ियों के बीच चल रही थी, अचानक एक तेज ब्लास्ट के साथ उस एम्बुलेंस की चिथड़े उड़ गए। एम्बुलेंस के साथ साथ उसके आसपास चल रही गाड़ियां इधर उधर टकरा गई। वही उनसे दूर खड़ी गाड़ी में बैठा लक्स कॉल पर बोला, आपका काम हो गया बॉस। आगे लक्स की बात सुन के वो सामने वाला इंसान खुश हो गया और लक्स को वहां जाके सब चेक करने को बोलता है कि कहीं वापस अधीर जिंदा तो नहीं बच गया। अपने बॉस की बात सुन लक्स गाड़ी से बाहर निकल के अपने कुछ लोगों के साथ आगे बढ़ा और उस ब्लास्ट हुई जगह पर जाने लगा। लक्स अभी उस जगह तक पहुंचा कि उसे पहले ही अचानक उनके ऊपर फायरिंग शुरू हो गई और अचानक फायरिंग शुरू होने की वजह से लक्स और उसके गाइस इधर उधर होने लगे। वो सभी जब तक संभल पाते तक उन लोगों पर अनगिनत फायरिंग हो चुकी थी। लक्स सिचुएशन को हाथ से निकलते देख जल्दी से खुद को बचाते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा और तेजी से वहां से निकल के अपने बॉस को कॉल करता है। यस लक्स, वो इंसान बोला। बॉस, हिज ट्रैप। उन लोगों ने हमें ट्रैप में फंसाया है। उन कार्स में कोई नहीं था, ये सब एक ट्रैप था
और हमारे काफी सारे आदमी इस ट्रैप का शिकार हो चुके हैं। मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के भागा हूँ, लक्स गाड़ी चलाते हुए बोला। वाट? सामने से वो इंसान गुस्से में बोला, यू इडियट, ऐसे कैसे तुम किसी के भी ट्रैप में गए अगर अधीर उस एम्बुलेंस में नहीं था? वो गया कहा, पता नहीं बॉस, लगता है उन लोगों ने हमें धोखे से इधर भेज के दूसरी तरफ से भाग गए। आई एम डेम सोर, वो एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होंगे, मैं अभी उनका पीछा करता है, लक्स बोला। फास्ट? मैंने कितनी मुश्किल से उस अधीर कपूर को यहाँ बुलाया था। अगर वो एक बार यहाँ से निकल गया, मेरा सारा खेल खराब हो जाएगा। दूसरी तरफ वो इंसान गुस्से में चिल्ला के बोला। ओक बॉस, इतना बोल के लक्स फोन रख देता है और एयरपोर्ट की तरफ निकल जाता। दूसरी तरफ जेट में सभी बॉयज इस वक्त जेट में बैठे हुए थे और अधीर एक चेयर पर लेटा हुआ था। राज ने उन लोगों के साथ था तो डॉग का काम उसने पूरा कर दिया। वही ध्रुव इस वक्त कॉल पर अपने आदमी से बात कर रहा था, जो उसे वहां हुए सारे इंसिडेंट के बारे बता रहा था। सारी बात सुने के बाद ध्रुव, हम वो जो लोग भी थे उनका जल्दी से जल्दी पता लगाओ, इतना बोल के ध्रुव कॉल कट करके सभी की तरफ देखने लगा जो उसे ही देख रहे थे। मेरा अंदाजा सही था, उन लोगों ने हमारी कार्स और एम्बुलेंस में बम लगाए थे। हमारे कुछ गाइज घायल हुए हैं और एम्बुलेंस के बिल्कुल चिथड़े उड़ चुके हैं। ध्रुव सबकी तरफ देखकर बोला। लेकिन वो इंसान आखिर है कौन जो अधीर के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है? अधीर की उसे दुश्मनी क्या हो सकती है? राज बोला। हो सकता है जीजू का कोई बीजीनीस राइवल हो, अंश बोला। सभी ऐसे ही आपस में बात करने लगे, लेकिन ध्रुव वो चुप ही रहा और अंदर लेटे अधीर को देखने लगा। उसके दिमाग में इस वक्त बहुत सवाल चल रहे थे, जिनका जवाब सिर्फ अधीर के पास था। खैर 15 घंटे के सफर के बाद वो लोग वापस इंडिया पहुंच गए। इंडिया वापस आते हुए उन्हें शाम हो गई। वही ध्रुव, उसने अधीर को ऐसी हालत में घर ले जाने मना कर दिया। इसके बदले उसने अधीर को अपने प्राइवेट विला में रखने को कहा, जिसपे सभी सहमति जता देते हैं, और अधीर को वहां से लेकर सभी ध्रुव के विला के लिए निकल गए। 1 घंटे बाद सभी की गाड़ियां ध्रुव के प्राइवेट विला, जो दिखने में काफी बड़ा और खूबसूरत था, उतना ही जंगल से घिरा हुआ था। ध्रुव के इस प्राइवेट विला के बारे में सिर्फ उसे, जानवी को और अंश मालूम था। विला के सामने रुक के ध्रुव अपनी गाड़ी से उतर के विला के मेन डोर के पास गया और उसे ओपन करके वापस सबके पास आकर अधीर को ध्यान से अंदर ले गए। ध्रुव का विला जितना बाहर से सुंदर था, अंदर से वो उतना ही खूबसूरत और लग्जूरियस चीजों से भरा हुआ था। ध्रुव और बाकी सब ध्यान से अधीर को अंदर लाते हुए ऊपर ध्रुव के कमरे में ले गए, क्योंकि बाकी कमरों की सफाई नहीं थी। सभी ध्रुव के कमरे में आके अधीर को उसके बेड पर लेटा देते हैं। अधीर के लेटने के बाद राज अपने काम पर लग गया, वहीं बाकी सब खड़े हो गए। रोहन और अंश ध्रुव के कमरे को देखने लगे। वो पूरा कमरा व्हाइट और ग्रे कलर से पेंट था। व्हाइट कर्टेस रूम में काफी सारी एंटीक चीजें भी रखी हुई थी। अंश भले ध्रुव के इस विला में आया करता था, लेकिन वो नीचे अपने कमरे में रुकता था। उसने आज तक ध्रुव का ये रूम नहीं देखा था। अंश और रोहन ध्रुव के कमरे को देख ही रहे थे कि उन दोनों की नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां काफी सारी फोटो फ्रेम लगे थे। उन फोटोज को देखकर अचानक उन दोनों को हंसी आ गई। उन दोनों को हंसते देख राज और ध्रुव दोनों को घूर के देखते हैं, जो उसकी तरफ दांत दिखा रहे थे। राज और ध्रुव को अपनी तरफ घूरता पाकर दोनों अपने दांत बंद कर लेते हैं और राज वापस अधीर के ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगाने लगा। अंश और रोहन वापस उस दीवार की तरफ देखकर एक बार फिर मुंह दबा के हंस दिया। ध्रुव जो उनके पास खड़ा था, उन दोनों की वापस हंसते देख वो उन्हें देखने लगा, जो एक वॉल की तरफ देखकर हंस रहे थे। ध्रुव उनकी नजरों का पीछा करता है तो उसकी आंखें छोटी हो गई 111, क्योंकि सामने लगी सारी फोटोज ध्रुव और जानवी की थी, जिनमें दोनों की मस्ती की पिक्स थी। वो बाली फोटोज जो ध्रुव किसी को कभी दिखाना नहीं चाहता था। उन फोटोज में किसी में जानवी ध्रुव के बालों की छोटी छोटी चोटी बना रही थी, तो किसी में जानवी ध्रुव के चेहरे पर पेंट लगा रही थी। उसके नीचे ध्रुव पुशअप्स मार रहा था, वही जानवी किसी बच्ची की तरह उसके ऊपर बैठी चीज का पोज बना के बैठी थी।
उसके आगे ध्रुव जानवी को किसी बच्ची की तरह घोड़ा बन के उसे अपनी पीठ पर घुमा रहा था और जानवी मजे से उसके ऊपर बैठी हंस रही थी। ऐसे ही काफी सारी फोटोज वहां लगी थी। ये सारी फोटो जानवी ने इस कमरे में लगाई थी। ध्रुव को भी इसे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं था कि वो कभी इस कमरे में किसी को लाएगा। सबसे आखिर में ध्रुव और जानवी की एक बड़ी सी फोटो फ्रेम लगी थी, जिसमें ध्रुव और जानवी एक दूसरे को किस कर रहे थे। दोनों उस फोटो में बहुत खुश दिख रहे थे। 11 तुम दोनों को कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ध्रुव दोनों को अपने और जानवी के फोटोज पर हंसते देख ध्रुव दोनों को घूरते हुए बोला। ध्रुव के ऐसे बोलने पर अंश और रोहन जल्दी से अपनी नजरें फोटोज से हटा के ध्रुव को देखने लगे, जो उन्हें घूर रहा था। ध्रुव को खुद की तरफ घूरते देख अंश अपने दांत दिखा के बोला, वो भाई, हम तो आपके और भाभी के फोटोज देख रहे थे, बस इसलिए हंसी आ गई। क्यों फोटोज को देखकर तुम्हें क्यों हंसी आ गई? अंश की बात सुन ध्रुव उसे घूर के बोला। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं वो बस। अंश इतना बोल के चुप हो गया और रोहन को बोलने का इशारा करता है, जिसपे रोहन आगे आते हुए बोला, हाँ वो भाई, इसके कहने का मतलब ये नहीं था। ये कहना चाहता था कि रोहन कुछ सोचते हुए ध्रुव से बोला। वही ध्रुव दोनों को घूर रहा था। हाँ, ये बोलना चाहता था कि आप नबी से कितना प्यार करते हो, जभी तो आप उसकी ऐसी बचकानी हरकतों में उसका साथ देते हो। रोहन अपने दांत ध्रुव की तरफ चमका के बोला, क्यों तुम रूही से प्यार नहीं करते और उसकी बातें नहीं मानते? रोहन के ऐसे बोलने पर ध्रुव नॉर्मली पूछता है। ध्रुव के ऐसे पूछने पर रोहन धीरे से अपना सर हाँ में हिला देता है। तुम दोनों जरा इन सब फालतू की चीजों से अपना ध्यान हटा के थोड़े सीरियस हो जाओगे। इस बार ध्रुव थोड़ा सीरियस होके बोला और ध्रुव की बात सुन दोनों अपना सर हाँ में हिला देते हैं। थोड़ी देर में सब अधीर को रूम में सुलाने के बाद नीचे हॉल में आ गए और सबके बीच ये डिसाइड हुआ कि अधीर के ध्रुवराज और रॉकी रुकने, अंश और रोहन वापस घर चले जाए। सब तय होने के बाद अंश और रोहन दोनों घर के लिए निकल गए और ध्रुव राज रॉकी विला पर ही रुके। ध्रुव ने किसी से कहे कि राज रॉकी के लिए कमरे साफ करवा दिए थे और उन लोगों की लगेज उनके कमरे में रखवाने के बाद ध्रुव अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया। ध्रुव जब फ्रेश होके बाथरूम से बाहर आया, उसने देखा टेबल पर रखा उसका फोन लगातार बजे जा रहा है। वो टेबल के पास जाकर अपना फोन चेक करता है, जिसपे जानवी का कॉल था। ध्रुव फोन उठा के कमरे के बालकनी की तरफ चला गया। हेलो, ध्रुव अपनी थकी सी आवाज में बोला। क्या कर रहे हो? दूसरी तरफ से जानवी बोली। कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ, तुम बताओ तुम क्या कर रही हो? ध्रुव बालकनी पर डले सोफे पर बैठते हुए बोला। मैं श्रेया के पास जा रही हूँ, जानवी धीरे से बोली। श्रेया के पास? प्रिंसेस ठीक तो है ना? ध्रुव जानवी की बात सुन जल्दी से बोला। हाँ वो ठीक है, लेकिन रूही ने बताया भाई को गए 15 दिन हो चुके हैं। इस बीच उनकी खबर किसी को नहीं है, उसकी वजह से श्रेया बहुत दुखी रहने लगी है, जानवी बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव एक नजर रूम को देखता है और बस हम में जवाब देकर बोला, वो काम में बिजी होगा, उस वजह से फोन नहीं उठा पाया होगा, तुम लोग फालतू टेंशन मत लो, वो ठीक होगा। ध्रुव बोला। अच्छा, लेकिन आप तो मेरा फोन डेली उठा लेते हो, फिर चाहे आप कितने भी बिजी हो, जानवी बोली। मेरे और उसके काम फर्क है बीबी, ध्रुव बोला। आपने खाना खाया? जानवी वापस बोली। बस वही खाने जा रहा हूँ, तब तक तुम्हारा फोन आ गया तो तुमसे बात करने बैठ गया। 11 अच्छा, तो फिर पहले आप जाकर डिनर करिए, से आज श्रेया के पास उसके घर पर ही रुकने वाली हूँ, तो आप मुझे अब कॉल मत करना, जानवी बोली। ध्रुव जवाब देता है। आज आप इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम है क्या? जानवी ध्रुव की धीमी आवाज सुन के बोली। नहीं, वो बस काम का थोड़ा प्रेशर है और कुछ नहीं, ध्रुव बोला। आप भी काम का इतना स्ट्रेट मत लिया कीजिए, वरना सर के सारे बाल उड़ जाएंगे, और मैं नहीं चाहती मेरी फ्रेंड मुझे गंजे की बीबी कहे, जानवी बोली। जानवी के ऐसे बोलने पर ध्रुव के होठों पर स्माइल आ गई। वो स्माइल करते हुए बोला, घबराओ मत, तुम्हारा पति गंजा हो, कमजोर नहीं, गंजा होने बाद भी तुम्हें सारी रात जगाया करूंगा। ध्रुव की बात सुन जानवी शर्म से मुस्कुरा दी। आप भी?
ना, मैंने ये कब कहा आप कमजोर हो जाओगे। मैंने तो बस ये कहा कि आप गंजे हो जाओगे तो सब मुझे गंजे की बीबी कहेंगे। मुझे लोगों से फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ अपनी बीबी से पड़ता। अगर उनसे मुझे गंजा कहा तो मेरे लिए सोचने वाली बात हो जाएगी। ध्रुव बोला, मेरे लिए तो आप गंजे क्या पोपले भी हो जागे तब भी आपको इतना ही प्यार करूंगी जितना अभी करती हूँ। जानवी खुश होके बोली। जानवी का जवाब सुनके ध्रुव मुस्कुरा दिया और थोड़ी देर तक ऐसे बात करने बाद ध्रुव और जानवी फोन रख देते हैं और ध्रुव कमरे में आकर अधीर को एक नजर देख नीचे चला गया। ध्रुव जब नीचे आया उसने देखा उसकी की किचन से धुआं उड़ रहा है। किचन से धुआं उड़ते देख ध्रुव जल्दी से भाग के किचन में गया तो देखता है उसकी किचन का कबाड़ा हो चुका था। वही एक कोने में खड़े राज और रॉकी गैस पर रखे कुकर को देख रहे थे जो सीटी पर सीटी दिए जा रहा था। ध्रुव कुकर को देख जल्दी से आगे आकर गैस बंद करते हुए दोनों बोला, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? वो हमने सोचा हम तुम्हारे और अपने लिए कुछ खाने को बना ले, लेकिन देखो ये कुकर 5 सीटी दे चुका है, ये बंद कब होगा? राज बोला। राज की बात सुन ध्रुव उसे अजीब नजरों से देखने लगा, फिर कुछ सोचते हुए बोला, तुम दोनों ने कभी खाना बनाया है? ओह! ध्रुव के ऐसे पूछने पर दोनों अपना सर न में हिला देते हैं और उसके न में सर हिलाने पर ध्रुव अपना सर हिला के उन्हें बाहर जाने को बोलता है और पहले किचन को देखता है जिसमें हर जगह सामान बिखरा डला था। ध्रुव एक गहरी सांस छोड़ के पहले अपनी किचन साफ करता है, उसके बाद जल्दी जल्दी हाथ पैर चला के सबके लिए खाना बनाता है। थोड़ी देर में ध्रुव किचन से 2 बाउल बाहर लाते हुए टेबल के पास आया और उन्हें डाइनिंग टेबल पर रखते हुए राज और रॉकी से बोला, जो जल्दी बन सकता था वो सिर्फ यही है, उम्मीद करूंगा तुम दोनों को पसंद आएगा। इतना बोल के ध्रुव उनके पास बैठ गया। राज उन बाउल्स में देखता है जिनमें से एक में दाल थी और दूसरे में दाल चावल देख राज और रॉकी उनपे टूट पड़े। आखिर बेचारों ने 2 दिन से कुछ खाया जो नहीं था। वहीं ध्रुव दोनों को ऐसे खाते देख मुस्कुरा दिया और खुद भी खाने लगा। आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। इसका अगला भाग कब आएगा ये आपके रिएक्शन पर निर्भर करता है। आप लोग अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगले भाग के लिए बने रहें। धन्यवाद।